नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारियाँ काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे SSC CHSL 2020 एग्ज़ाम के बारे में, कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आने वाले समय को कैसे आपको यूटिलाइज़ करना है जिससे कि आप एग्ज़ाम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें। ठीक है, यानी ये कि आप किस तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे कि जो भी आप पढ़ें वो एग्ज़ाम से रेलेवेंट हो। ठीक है दोस्तों इस वीडियो में जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा मैं ये मान के चलूँगा कि आपका जो टारगेट होगा एग्ज़ाम में ये 165 मार्क्स का होगा। मैं चाहता तो इसको 180 या 190 मार्क्स पे लिख सकता था, लेकिन मैंने 165 इसलिए लिखा है कि देखिए दोस्त, यहाँ तक जो मार्क्स लाना होगा 165 तक, ये जो होगा ये मैं जो तरीके बताऊंगा उससे आप ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अगर आपको बढ़ना होगा तो ये आपकी खुद की मेहनत होगी, खुद के एफर्ट्स होंगे। मतलब ये कि अगर आप 160, 150, 160, 165 इतने नंबर अगर आपके आने शुरू हो जाएंगे तो मतलब ये कि आप उस लेवल तक पहुंच चुके हो कि अब आप वहां से अपने एफर्ट्स को बढ़ा करके इसको 185, 190 तक भी लेके जा सकते हो। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि SSC CHSL एग्ज़ाम में GS भी एक सब्जेक्ट होता है जो कि 50 नंबर का होता है। तो वहाँ पे अगर आप सोचो कि आप 40 नंबर 45 नंबर लेकर के आओ तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है SSC एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने टारगेट 165 मार्क्स का ही लिया है। ठीक है दोस्तों, और ये अच्छा टारगेट है। अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो बिल्कुल आपको कोई बाहर नहीं कर पाएगा एग्ज़ाम से और आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो मेरा टारगेट है, देखिए एक जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, उसको मान के मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि एक औसत जो छात्र होता है जो बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं है, ठीक है, मतलब नॉर्मल एक स्टूडेंट है, तो उसको मैं मान के बताऊंगा कि आप किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी। ठीक है, आपका जो बुक लिस्ट होगा वह क्या होगा, वो सबके बारे में हम बात करेंगे और आगे के जो कुछ महीने हैं आपको किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ करना है इस पर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक लाइन मैं आपको बताना चाहूँगा, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर आप मान लो कि आप जो है एक बार एग्ज़ाम दिए, आपका नहीं हो पाता है तो आप वहाँ से हार मान लेते हो। ठीक है, मतलब जिस दिन आपने हार मान लिया तो आप तो बाहर ही हो गए, लेकिन अगर आपने लड़ना नहीं छोड़ा, आप अगर लड़ते रहेंगे दैन डेफिनेटली जीत आपकी होके रहेगी। ठीक है, तो आपको लड़ते रहना है जब तक कि आपकी जीत आपके हाथों में न पहुँच जाए। ठीक है, यानी कि जब तक आप जीत नहीं जाते हैं तब तक आपको लड़ते रहना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जितने भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ उसके PDFs चाहिए और बाकी जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फो चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो यूज़र नेम है वह है @thefinaltouch। ठीक है, टेलीग्राम पे जाइए, ये आप टाइप करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स जो होता है, देखिए SSC CHSL जो एग्ज़ाम होता है इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला जो होता है वो आपका मैथ्स है मान लो, उसके बाद रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया एंड GK हो गया। ठीक है, तो मेरा जो टारगेट है इस वीडियो के थ्रू, देखिए मैथ्स में 45 प्लस मार्क्स का, रीजनिंग में 45 प्लस मार्क्स का और इंग्लिश में भी आप 45 आराम से ला सकते हो। ठीक है, तो इन तीनों में 45 प्लस का टारगेट आपको लेकर चलना है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 135 मार्क्स हो गए। ठीक है, और आपको GS में 30 मार्क्स। ठीक है, आप इसमें प्लस माइनस भी कर सकते हो, आपका जो भी मतलब एफर्ट लगाओगे, मतलब मैं एवरेज मान के चलता हूँ कि 30 नंबर अगर आपके आते हैं GS में तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो अगर आप यहाँ 30 नंबर ऐड कर देते हो तो कुल मिला के कितना हो जाता है, 165 मार्क्स। ठीक है, तो इतना आपको लेकर के आना है एग्ज़ाम में। और ये मैं अभी इस वीडियो में बात करूँगा सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की। GK के लिए मैं अलग से बताऊंगा क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है उसका और उसके लिए थोड़ा से अलग तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स जो सब्जेक्ट है दोस्तों, देखिए या तो आप कहीं कोचिंग करते होंगे या किसी यूट्यूब पे किसी टीचर से पढ़ते होंगे आप। ठीक है, तो आपने नोट्स जरूर बनाए होंगे। ठीक है, तो आप अपने नोट्स बनाइए। पहली बात तो सबसे प्रेफरेबल यही है कि सेल्फ मेड नोट हो। ठीक है, सेल्फ मेड आपके क्लास नोट्स जो भी होंगे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हों या फिर किसी कोचिंग में पढ़ रहे हों तो आप वहाँ पर जो भी पढ़ाया जाता है उसका नोट्स आपने ज़रूर बनाया होगा, तो वो नोट्स बनाए। ठीक है, वहाँ से पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर
करें, यूट्यूब पे किसी भी एक टीचर को पकड़ लो, कोई भी जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको जिसका पढ़ाया वो आपको समझ में आता हो, और उसको आप रिलीजियसली फॉलो करो। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आप जो है एक टॉपिक किसी दूसरे टीचर से और दूसरा टॉपिक किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी एक अच्छे टीचर को पकड़ना है और उसको थॉरोली फॉलो करना है। मतलब ये कि पूरा सिलेबस जो है ना आपको वहाँ से कवर कर लेना है, यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका मान लो कि आपका सेल्फ मेड नोट्स हो गया, और या फिर अगर आप चाहो आपने नोट्स नहीं बनाया है तो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें समझाया गया है चीज़ों को, तो आप राकेश यादव सर की क्लास नोट्स जो है आप प्रीफर कर सकते हो अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है तो। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि सेल्फ मेड नोट्स जो होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आपने खुद बनाया होता है, तो आपको पता होता है कि क्या चीज़, कौन सा कॉन्सेप्ट जो है आपने किस तरीके से उसको लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, किरण या फिर राकेश यादव की प्रीवियस ईयर जो बुक आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक आती है, उसमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं। किरण है अगर आपके पास तो अच्छी बात है, राकेश यादव सर की जो बुक है वह है तो भी अच्छी बात है। यानी इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो जिसमें कि पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर जो है के क्वेश्चंस जो है दिए हुए हो मैथ्स के। ठीक है, तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात कि आपको देखो, सबसे पहले आपने क्या किया कि मैथ्स के लिए आपने जो क्लास नोट्स हैं राकेश यादव सर के या फिर आपके सेल्फ मेड, उनको आपने पूरे अच्छे तरीके से ख़त्म कर लिया। ठीक है, आपका सिलेबस मान लो कि 1 से 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 2 महीने अगर आप ध्यान से कर लोगे ना, मन लगा करके, टाइम दे करके, तो 1-2 महीने में आपका ये मैथ्स का जो बेसिक जो है यानी कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपने मान लो ये पहला पड़ाव और दूसरा पड़ाव पार कर लिया, मतलब ये कि आपने क्लास नोट्स पूरे ख़त्म कर लिए, उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपने ख़त्म कर लिया। उसके बाद आपको करना ये है कि आपको CGL 2018-19, CHSL 2018-19 और CPO 2018-19, इसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आप इन सबको कर लेते हो, देखो अगर आप ये वाला पार्ट स्किप भी कर देते हो ना, इसको सिर्फ कर लेते हो, मान लो कि आपके पास एग्जाम में सिर्फ 1 महीने या 2 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप ये सेकंड जो मैंने स्टेप बताया है यहाँ पे, इसको आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, आप जो है सिर्फ CGL 2018-19, CHSL 2018-19, CPO 2018-19, इन तीनों एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आप इनको ही कर लोगे तो ये लगभग आपके 3000 से ऊपर क्वेश्चंस यहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप इसको एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि सबसे पहले आप क्लास नोट्स करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर जो है किरण से या फिर राकेश यादव सर के बुक से कर लो, उसके बाद इन सब पे आप जाओ। और ये जो तीनों मैंने बताया है, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आपको सिर्फ और सिर्फ इसी को करना है। ठीक है, एग्जाम से 1 महीने पहले इन्हीं क्वेश्चंस को करना है, CGL के, CHSL के और CPO के 18-19 में आए हुए क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि उसको TCS ने कराया है और TCS ने कैलकुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी दिए हैं, तो उनको आप करेंगे तो कैलकुलेशन से यूज टू हो जाएंगे। ठीक है, और आपको डेली बेसिस पे क्या करना है कि डेली बेसिस पे आपको कैलकुलेशन के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट निकालना है। कुछ भी रैंडम नंबर लो, उसका एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या फिर डिवीजन करो, जो भी करना है करो, लेकिन डेली कम से कम 15 से 20 मिनट कैलकुलेशन पे जरूर दो। क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट होगी तो आप क्वेश्चंस को जल्दी निकाल पाओगे। TCS जब से आया है उसने कैलकुलेशन पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। आपने CGL Tier 2 के एग्जाम में भी देखा होगा, बाकी जो भी एग्जाम हुए हैं सब में आपको देखने को मिला है। तो आपको कैलकुलेशन पे डेली कम से कम 15 से 20 मिनट वर्क करना है। ठीक है, और जो मैंने चीज़ें बताई अगर आप करते हैं तो मैथ में डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों देखो, मैंने भी अपने चैनल पे बहुत सारे जो TCS के द्वारा कराए हुए क्वेश्चंस हैं उसको कराया हुआ है, और आगे भी मैंने सोचा है कि जो CHSL एग्ज़ाम जो आपका हुआ है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2018 और 19 में, उन सबको, और CGL के, मतलब ये जो तीनों मैंने जो सोर्स बताए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को मैं अपने चैनल पर डिस्कस करूँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, यस सर आप कंटिन्यू कीजिए इस सीरीज़ को और क्वेश्चंस को कराइए। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, और बाकी देखो, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। जितना आप पेन पेपर पे मेहनत करोगे, देखो वीडियो आप मेरा देख लोगे तो आपको उस टाइम समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम में आप भूल जाओगे। तो आपको वो काम नहीं करना है कि सिर्फ वीडियो देखना है मूवी की तरह, नहीं, आपने एक बार देख लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद आप पेन पेपर पर जब तक आप मेहनत नहीं करोगे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो पेन पेपर पे मेहनत करना ही पड़ेगा। मैथ्स में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो पेन पेपर मस्ट है, पेन पेपर के बगैर इस एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो आपको पेन पेपर के साथ प्रैक्टिस बहुत करनी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं
इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। टीसीएस जब से आई है इंग्लिश ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आ रही है, नॉर्मल इंग्लिश आ रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि नीतू सिंह मैम की एक बुक आती है कैडी कैंपस पब्लिकेशन की, इंग्लिश की, ठीक है, एसएससी इंग्लिश आती है, तो वो आपको ले लेना है। और उसमें जो 15 चैप्टर हैं ग्रामर के, ठीक है। देखो जनरली ग्रामर में होता है, इंग्लिश में होता क्या है, इंग्लिश में 3 चीज़ें होती हैं, ग्रामर, वोकैब और तीसरा जो आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो ये पार्ट तो आपको रीडिंग से होगा। आपको डेली कोई भी, जरूरी नहीं है द हिंदू पढ़ो, कोई भी द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, या कोई नॉवेल हो गया, या कोई भी बुक हो गया, तो आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रीडिंग हैबिट आपको बना लेनी है कि कम से कम डेली 1 घंटा आपको क्या करना है, रीडिंग के लिए देना है। 1 घंटा या आधा घंटा जो भी आप दे सकते हो, रीडिंग ज़रूर करो, क्योंकि उससे आपका समझने की क्षमता बढ़ेगी, यानी कि आप इंग्लिश को कैसे समझ पाते हो वो आपकी एबिलिटी क्या होगी, डेवलप होगी। तो वहाँ से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, और ये आप खुद से ही कर सकते हो, कोई आपको सिखा नहीं सकता है। तो इसके लिए आपको यूट्यूब पे टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है कि आप आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट कैसे सही कर पाओ। ये आप खुद कर पाओगे, जब तक इंग्लिश समझ में नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं कर पाओगे। तो आपको रीडिंग ज़रूर करनी है, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। ग्रामर की बात करते हैं, तो ग्रामर जो है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है। आप उसको अगर रिलीजियसली फॉलो कर लेते हो देन डेफिनेटली आप अच्छा एग्जाम में कर पाओगे। यही जो मैंने बताया नीतू सिंह मैम की जो कैडी कैंपस की बुक है, इसमें 15 चैप्टर हैं ग्रामर के, ठीक है। इन्हीं 15 चैप्टर को कम से कम एग्जाम से पहले 5 से 7 बार ख़त्म कर दो, ठीक है। 5 से 7 बार इन पूरे चैप्टर को ख़त्म करना, और चैप्टर के बाद में जो एक्सरसाइज दिए गए हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको भी जरूर लगाना, ठीक है। तो उतना कर लोगे तो आपका ग्रामर वाला पोर्शन भी पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आती है प्रैक्टिस की बात। तो प्रैक्टिस आपको इसकी ऑफलाइन में बोलूँगा कि इंग्लिश की प्रैक्टिस ऑफलाइन ज़्यादा करोगे आप तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके लिए एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है इंग्लिश की, ठीक है। प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चंस रहते हैं उसमें 5-7 साल के, तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हो। वहाँ से आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो मैंने आपको ग्रामर का बता दिया, ग्रामर आप कहाँ से करेंगे। आरसी का मैंने बता दिया, आरसी कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो। उसके बाद वोकैब के लिए देखिए, ये नीतू सिंह मैम की जो बुक है वॉल्यूम 1 लेना है, नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 लेनी है। 2 बुक्स आती हैं तो वॉल्यूम 1 आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो कैडी कैंपस की जो बुक है, इससे आपको जो जितने भी वोकैब उसमें दिए गए हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, ईडियम एंड फ्रेजेस हों, या फिर फ्रेजल वर्ब्स हों, जो भी दिए गए हैं, एंटोनिम सिनोनिम, सारे के सारे वहाँ से आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप एमबी की बुक लेंगे तो एमबी में भी बहुत सारे ईडियम एंड फ्रेजेस 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, उनको आपको कर लेना है। तो मान लो ये दो सोर्सेज से आपने कर लिया, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि आपको एक वोकैब स्पेशल बुक चाहिए, तो उसके लिए एक बुक आती है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी, ठीक है। तो इसको आप परचेज़ कर सकते हो, ये निखिल गुप्ता सर के द्वारा लिखी गई बुक है, ठीक है। तो आप इसको परचेज़ कर लो। यहाँ से आपकी मतलब पूरे का पूरा जो वोकैब है ना, यहाँ से आपका एक भी वोकैब मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप ब्लैक बुक को अगर अच्छे से अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका वोकैब का प्रॉब्लम जो है पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा, एटलीस्ट एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ जरूरी नहीं है सिर्फ एसएससी सीएचएसएल के लिए काम आए, अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी ये चीज़ें उतनी ही लागू होंगी, ठीक है। तो आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सीएचएसएल की, सबके लिए, या फिर सीपीओ की, सबके लिए स्ट्रेटजी बिल्कुल काम करेगी, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश की बात यहाँ हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम रीजनिंग सेक्शन के लिए। रीजनिंग के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि टीसीएस ने कराए हैं उतना आप सॉल्व कर लो। टीसीएस 2018 से एग्ज़ाम ले रहा है, 2018 के बाद जितने भी क्वेश्चन टीसीएस ने कराए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बस उसकी प्रैक्टिस कर लो, उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। अगर आपने इतना कर लिया तो आप ये जो रीजनिंग का सेक्शन है, हो सकता है कि आप 50 में 50 भी करके आ जाओ। लेकिन कभी कभी रीजनिंग काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो भी आप जो है मतलब 44-45 के आसपास स्कोर कर लोगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको रीजनिंग के लिए इतना ही करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जीके की बात है तो जीके में आपको बताऊंगा एक अलग वीडियो बना करके, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जीके के लिए आप करंट अफेयर्स जो है अभी से पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। डेली आप अगर 15 से 20 मिनट देंगे करंट अफेयर को तो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको याद होती जाएंगी, क्यों, भाई करंट अफेयर का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा भी होते रहता है। कभी कभी मान लो कोई न्यूज़ आई तो उससे संबंधित न्यूज़ ही
1 महीने बाद आती है, तो वो चीज़ें आपको रिवाइज हो जाती हैं, ठीक है। और आप सोचते हो कि एग्ज़ाम आने वाला है, उससे 1 महीने पहले हम करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके ऊपर लोड हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको करंट अफेयर डेली कम से कम 15-20 मिनट पढ़ना है, ठीक है। उससे आपका करंट अफेयर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और जो एग्ज़ाम में आएंगे कम से कम 6 से 7 करंट अफेयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आराम से आप उनको अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको रीजनिंग का, इंग्लिश का और मैथ्स का बता दिया है। और दोस्तों जो भी मैंने बुक्स बताए हैं, उन सभी बुक्स को परचेज़ करने का जो लिंक है मैं आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से उन सभी बुक्स को परचेज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। सारी बुक्स आपको वहीं से मिल जाएंगी। दोस्तों लास्ट में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी CHSL एग्जाम हो या फिर सीजीएल एग्जाम हो, अब उतना आसान भी नहीं रह गया है। आपको पेन पेपर पे प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप सोचो कि आप दिन भर बैठ करके YouTube पे वीडियोस देखते रहो, ये फलाना टीचर के, तो बिल्कुल काम नहीं आने वाला है। क्योंकि आप जो क्वेश्चन है उसको एक मूवी की तरह देख रहे हो, और मूवी आपके एग्ज़ाम में काम नहीं आएगी। आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से पेन पेपर पे अपना दिमाग लगा के करना है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि प्रेशर होता है, और उस प्रेशर हैंडल करने की जो क्षमता आएगी आपको पेन पेपर पर प्रैक्टिस करने से ही आएगी। तो ये काम आप ज़रूर करो, एटलीस्ट मैथ में तो आपको करना ही करना है, ठीक है दोस्तों। बाकी आगे भी मैं आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अगर आपने अभी चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।